हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संधि प्रकरण। ठीक है, इसके पहले हम आपको स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि और उसी के साथ पररूप और पूर्व रूप संधि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखो वैसे तो हम संधियाँ पढ़ते हैं, स्वर संधि में सिर्फ 5 प्रकार के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 5 प्रकार के भेद पढ़ते हैं? पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये आपके 5 रूप काय में आते हैं, स्वर संधि के भेद में आते हैं। परंतु अभी क्या दिया गया है, आपके कोर्स जो आपका कोर्स आया है उसमें ना इन संधियों के बारे में भी आपको पूछा गया है। कौन कौन सी संधि है? पूर्व रूप और परव रूप, वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब एक बचती है प्रकृति भाव संधि। ये इसका कोर्स भी आपके बुक में आया हुआ है। ठीक है, तो अब जो आया है उसको तो हमको कंप्लीट करना पड़ेगा ना, उसको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलो हम आज पढ़ लेते हैं प्रकृति भाव संधि। ये होता क्या, संधि होती क्या है? प्रत प्रज्ञा अचि नित्यम। क्या कह रहे हैं? प्रकृति भाव संधि होती क्या है ये देखो पहले, है ना, फिर उसको हम आपको बताएंगे क्या होती है। तो कह रहे हैं प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध। मतलब प्रकृति का भाव का अर्थ मतलब जहाँ पर भी प्रकृति भाव संधि होगी वहाँ पर कोई संधि नहीं की जाएगी, है ना। इसका मतलब ये है, प्रकृति भाव का अर्थ क्या है कि संध्या मतलब संधि का निषेध करना, मतलब संधि नहीं करना। अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति मतलब परिवर्तन ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना, जैसी दी हुई है वैसा ही उसको लिख देना, है ना। इसमें क्या होती है? संधि नहीं होती है। जैसा जो रूप उसका दिया उसको हम वैसा ही वहाँ पर लिख देंगे। वस्तुतः इसे संधि का भेद ना कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संधि होती नहीं है। जहाँ संधि होने नहीं है मतलब वहाँ संधि का अभाव हो जाता है, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। मान रहे कि वहाँ पर संधि के कुछ नियम लगे हैं, जब हम आपको बताएंगे, जब उसको आप समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ संधि लगी है, फिर भी हम वहाँ पर संधि नहीं करते हैं, है ना। तो प्रकृति भाव का मतलब क्या है कि संधि का ना होना। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर संधि हो सकती है या यहाँ पर संधि के सारे नियम दिए हुए हैं, फिर भी वहाँ पर हम संधि नहीं करते हैं, है ना। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रज्ञा संज्ञक होता है। प्लुत मतलब क्या होता है? पहले तो प्लुत का मीनिंग समझो। प्लुत मतलब क्या होता है? देखो, मात्राएं होती हैं 3 प्रकार से, है ना। मात्राओं के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है ह्रस्व। ह्रस्व मतलब कोई छोटी मात्रा जो होती है। दीर्घ मतलब उससे बड़ी मात्रा। ह्रस्व संधि में एक बार का मतलब एक बार बोलोगे आप तो इतना समय लगता है बस एक बार बोलने का, और दीर्घ में 2 का लगता है। पर जो प्लुत मात्रा होती है वो होती है 3, उसमें 3 बार का समय लगता है। मतलब अगर हमें किसी को, जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं तो उसको हम बुला रहे हैं, तो हम उसको जो लंबा खींच रहे हैं ना, वो हो जाता है प्लुत। जैसे हम बोलते हैं कृष्णा, ये हमने जो बीच में आ बोला ना, जो वो होता है प्लुत, है ना। तो यहाँ ये यही कह रहे हैं कि प्लुत या प्रज्ञा संज्ञक होता है, उसके बाद अच आता है, तो प्लुत या प्रज्ञा वर्णों का संधि ना होते हुए प्रकृति भाव हो जाता है। वहाँ पर कोई संधि नहीं होती, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जैसा आपने बोलोगे वैसा वहाँ पर लिख के, और बस उसके आगे जो वर्ड आया है उसको हम ज्यों कहते हो लिख देते, भले उस पर क्या हो, आ हो तो भी। अच मतलब क्या होती? कोई भी स्वर आए तो भी। अच मतलब स्वर। हमने जब आपको स्वर संधि पढ़ाई है तब आपको बताया कि अच मतलब क्या होता है? स्वर। स्वरों का आना होता है अच। ठीक है, तो भी वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि प्लुत या प्रज्ञा संज्ञक होता है, मतलब वहाँ अगर आ भी आ रहा है तो भी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती है। इतना समझ गए? प्रकृति भाव समझ गए? प्रकृति भाव का मतलब होता है संधि का निषेध, मतलब वहाँ पर हमें संधि नहीं करनी है। भले हमारे पहले वर्ड पर, पहले पद पर कोई स्वर आ रहा हो, चाहे दूसरे पर आ रहा हो, वहाँ पर संधि का विलोम हो, मतलब वहाँ पर संधि नहीं होती, निषेध होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से में किस किस कारण से निषेध हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रज्ञा संज्ञक कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ उसका निषेध हो जाता है। तो कह रहे हैं इदु इदु दे द्विवचनम प्रग्रहम। द्विवचनम मतलब क्या कह रहे हैं? ई ऊ। क्या कह, ई मतलब ए की मात्रा ई और ऊ, और ए यहाँ पर निकलेंगे ए की जो मात्रा दिख रही है। तो कह रहे हैं द्विवचनम, इनके द्विवचन मतलब द्विवचन में, जब किसी भी द्विवचन में क्या आ जाएगा? ई आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, चाहे ए आ जाए, तब वहाँ संज्ञा नहीं होती, तब वहाँ संधि नहीं होती। ठीक है, फिर कह रहे हैं असदुमात, है ना, इसमें भी संधि नहीं होती। अब इसको अपन थोड़ा यहाँ देख लें क्या कह रहे हैं। असदुमात मतलब अच आने पर भी संधि नहीं होती है। अब देखो कह रहे हैं इदंत, उदंत एवं एदंत द्विवचन रूपों की प्रज्ञा संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई उ अथवा ए होता है उन्हीं की प्रज्ञा संज्ञा होती है।
तथा जिनकी प्रज्ञा संज्ञा होती है उसके बाद अच होने पर भी किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। क्या समझ में आया इसमें क्या नहीं होता है? देखो पहले तो ये बात कर रहे हैं किसकी, द्विवचन की। पहले तो हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा द्विवचन देख लें क्या होता है। जैसे हम देख लें, हम मान लो यहाँ पे बालक के शब्द रूप देख लें। ठीक है, तो बालक क्या है, बालकः लिखा जाता है प्रथमा। ठीक है, प्रथमा है बालक। यहाँ पर हम इसके, चलो ये प्रथमा देख लो। ठीक है, फिर इसमें प्रथमा में क्या होता है, पहले एक वचन होता है, द्विवचन होता है और फिर बहुवचन होता है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि द्विवचन में है ना, द्विवचन में क्या होने पर, ई होने पर, ऊ होने पर और ए होने पर प्रज्ञा संज्ञा होती है। ठीक है, अब प्रथमा देख लें बालकः का, तो क्या होता है, बालकः, बालकौ और बालकाः। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो बालकौ में जो द्विवचन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो औ है तो उसमें कोई मतलब नहीं है हमें औ से। हमें सिर्फ इतना यहाँ पर चाहिए क्या है, ई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना, दोनों तीनों कुछ भी हो सकते, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो कह रहे हैं इसके होने पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर तो ए ई ओ कुछ भी नहीं आया। अब हम इसी में देख लेते हैं बालिका के रूप। बालिका का प्रथमा बालिका, फिर बालिके और फिर बालिका। ठीक है, यही चलते हैं रूप। अब ये कह रहे हैं कि द्विवचन, इस द्विवचन में ए से अंत होने पर, चाहे वो अंत ए से हो, ई से हो या ऊ से हो, ए के अंत होने पर, मतलब इसके अंत होने पर प्रज्ञा संज्ञा होती है। ठीक है, तो हमने ये क्या देख लिया, जिसका अंत काय से हो रहा था, ए से हो रहा है ना। अब वो कह रहे हैं कि ऊ भी चाहिए और ई वाला भी देखो। ठीक है, तो चलो हम जैसे देख लेते हैं, ऊ शब्द से जो ऊ से अंत होते हैं उनको उकारांत कहते हैं। तो उकारांत मतलब ऊ से अंत होने वाले। तो मान लो हम यहाँ पर किसी इसका ले लें, जैसे हम ले लें इसमें किसका ले लें, गुरु का ले लो। ठीक है, गुरु, इसमें बड़ा रू आ जाता है, गुरु। जब इसमें ऊ आ रहा है द्वितीय वचन में, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें कौन सी संज्ञा कहा जाएगी, प्रज्ञा संज्ञा कही जाएगी, है ना, क्योंकि इसका अंत काय से हो रहा है, बड़े ऊ से हो रहा है। ठीक है, जैसे हम मान लो धेनु ले लें, और यहाँ पर धेनु का दूसरा रूप बन जाएगा धेनु। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं ना, बड़े ऊ से होना चाहिए और बड़ी ई से होना चाहिए, है ना। इसका द्वितीय वचन क्या बना, धेनु, बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये द्वितीय, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रज्ञा संज्ञा हो जाएगी, मतलब ये चेंज नहीं होगा। फिर हमको चाहिए ई वाला, है ना। अब ई वाले में कौन कौन से शब्द आते हैं, बताओ, शब्द रूप कौन सा आएगा ई वाले में, जो हम कर ले, मान लो इसमें जिसमें बड़ा ई आ जाए। जैसे हम लिखते हैं मति के शब्द रूप, है ना, मति, और जब इसको द्विवचन लिखा जाता है तो लिखा जाता है मति। तो इसमें क्या हो गई, ये भी तो ई आ गया ना, तो ई भी, इसकी भी प्रज्ञा संज्ञा हो जाएगी, ये भी नहीं बदलेगा, है ना। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि जब ए आए, ऊ आए और ई आए, तब इन सब की, वो भी किस में आए, द्विवचन में आए। ऐसा नहीं कि कहीं भी यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, नहीं, ये कब आए, जब ये द्विवचन में हो, तब इनकी प्रज्ञा संज्ञा मानी जाती है ना। द्विवचन आने पर, जो कैसे अंत हो रहे हो, ई से अंत हो रहे हो, ऊ से अंत हो रहे हो या ए से अंत हो रहे हो, तब इनकी कौन सी संज्ञा होती है, प्रज्ञा संज्ञा होती है। मतलब इनके तुम बाद में कुछ भी लिख दो, ये बदलेंगे नहीं, ये ऐसे ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। जैसे मान लो हम धेनु के बाद यहाँ पे लिख दें अत्र, है ना, मान लो हमने यहाँ पर अत्र लिख दिया और ये बड़े ऊ की मात्रा और द्विवचन में है, तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ धेनु अत्र। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये द्विवचन का रूप है और द्विवचन में कोई संज्ञा लगती नहीं है, कोई संधि इसमें होती नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। चाहे भले यहाँ पे आ रहा है, एक स्वर है, अच्छे है, ये स्वर आ रहा है, फिर भी नहीं। वैसे अगर हम आपसे बोलें कि आ और ऊ मिलके क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं, तो ऐसे तो यहाँ इसका हो जाना चाहिए था धेनोत्र, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो इसको नहीं करेंगे हम, ज्यों कहते हैं उसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। ये होती है प्रज्ञा संज्ञा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसी में कह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कवि प्लस इच्छितः,
शब्द क्या दिया है, कवि प्लस इच्छितः। अब बीच कवि में जो बी लगा है वो कैसा लगा है, द्विवचन है, ये कवि का द्विवचन है। कवि का अगर एक वचन लिखे तो कवि का क्या हो जाता है, काम में छोटी की बा में छोटी की मात्रा लगती है, और जब उसको द्विवचन लिखते हैं तो कवि लिख देते हैं, बहुवचन में कवयः लिख देते हैं। तो हमको बड़ा ई दिख रहा है इधर भी, भले यहाँ पर ई है। अगर हम इसमें दीर्घ संधि में देखें, अगर हम दीर्घ संधि का नियम देखें, यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम आ रहा है कि छोटा ई और बड़ा ई मिलके क्या बना देते हैं, बड़ा ई बना देते हैं, है ना। छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बना देते, बड़ा ई बना देते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ना कि ये बड़ा ई है, ये छोटा ई है, मगर ये कह रहे हैं कि इस पद में, उत्तर पद में, ये प्रथम पद हो गया, पूर्व पद, ये उत्तर पद में किसी भी प्रकार का अच आने पर भी क्या नहीं होता है, वो रूप बदलता नहीं है। जैसे इसमें देख लें, विष्णु बड़े ऊ की मात्रा और इमऊ, है ना, क्या आया है, विष्णु इमऊ, यहाँ पर भी अच आया है ना। अगर हम इसमें नियम लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, कहते हैं ना कि अगर ऊ आए तो ऊ का क्या हो जाता है, यण संधि में बा हो जाता है ना, मगर नहीं हो रहा है क्योंकि ये कहाँ क्यों है, ये विष्णु कौन सा रूप आया, यहाँ पर द्विवचन आया, इसीलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। फिर बालिके, देखो यहाँ पर भी द्विवचन आया है बालिका का, अगच्छत, भले यहाँ पे अच आया है, यहाँ पे कोई भी स्वर आएगा मगर ये चेंज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कवि विष्णु तथा बालिके, ये क्रमशः इकारांत, उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रज्ञा संज्ञक है। ये हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी द्विवचन का रूप होगा और वहाँ पर क्या होगा, ई हो, ऊ हो और ए हो। अब ये सिर्फ इन तीन चीज़ों के लिए कह रहे हैं, किस किस के लिए, सिर्फ ई, ऊ और ए के लिए, सबके लिए नहीं कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ओ हो या आऊ हो, है ना, या फिर यहाँ पे मान लो कुछ और हो आ हो जाए तो भी, ऐसा नहीं कह रहा है। ये सिर्फ कह रहा है इन तीन वर्णों के लिए, ई और ई, ऊ और ए हो, इकारांत क्योंकि ई से अंत हो रहा है, उकारांत क्योंकि ऊ से अंत हो रहा है, और एकारांत मतलब क्योंकि ये ए से अंत हो रहा था। तो कह रहे हैं द्विवचन के रूप होने के कारण प्रज्ञा संज्ञक है, अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती। ये हम आपको बता चुके, कोई भी संधि नहीं होगी। इसीलिए ये कवि इच्छिता, सिर्फ प्लस का निशान हटा देंगे, कवि इच्छिता विष्णु इमऊ बालिके अगच्छत ही रहेंगे, ना कि कविक्षत इत्यादि, है ना। क्योंकि अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, कविच्छत लग जाएगा, क्योंकि इसको हम ई में इसी में मिला देंगे तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, वो दीर्घ संधि बन जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आया इतना, ये क्या कह रहे हैं। चलो अब कह रहे हैं असद शब्द के माँ के बाद ई या ऊ आए तो वहाँ पर भी प्रज्ञा संज्ञा होती है। अब क्या कह रहे हैं, असद शब्द जैसे इनने दिया है अशद, अमी दिया है, ठीक है, तो इसमें संधि ये क्या हो रहा है, माँ से आ रहा है लास्ट में, फिर उसके बाद इन्हें ईसा दे दिया तो क्या बन जाएगा, अमु आसाते, अमु आशाते, मतलब इसको ऐसे इन्हें दिया अमी ईशा और अमु आसाते। यहाँ पर अमी तथा अमु प्रज्ञा संज्ञक है। देखो अमी क्या है, अमी भी द्विवचन रूप है और अमु भी द्विवचन रूप है, ठीक है, दोनों कौन से हैं, प्रज्ञा संज्ञक है, अतः यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, ठीक है ना। भले यहाँ पर अच आ रहे हैं दोनों जगह तो भी नहीं होगी, भले बड़ी ई आ रही है, यहाँ पर छोटी ई का दिया है फिर भी यहाँ पर बड़ी ई आएगी तो भी नहीं होगा, और बड़ा आ आएगा तो भी यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है, एहि कृष्ण अत्र गौस रचती। यहाँ पर आ में दीर्घ संधि नहीं हुई, दोनों यहाँ पर यह भी आ है ये भी आ है, फिर भी यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हुई क्योंकि संबोधन पत्र कृष्ण में आ प्लुत है। देखो ये जो लगा है ना, ये जो तीन बने हैं ये क्या है, ये प्लुत वर्ण है। किसी भी संधि में, किसी भी शब्द में अगर ये प्लुत वर्ण लग जाएगा तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, चाहे वहाँ पर दोनों ही आ वर्ण क्यों ना आ रहे। कृष्ण में भी आ दिख रहा है, इसमें भी आ है, मगर यहाँ पर क्या लगा है, प्लुत वर्ण लगा है। प्लुत वर्ण मतलब ये तीन मात्राओं का मतलब होता है कि उसको मात्रा को, उसके शब्द को लंबा खींच दो। जैसे हम किसी कृष्ण को बुला, मान लो हम कृष्ण को बुला रहे तो हम क्या कहेंगे, कृष्ण, ये हमने जो खींच दिया ना तो ये हो गया प्लुत वर्ण। जब किसी को हम बुलाते हैं, संबोधन लगाते हैं, जब उसको हम किसी को बुलाना पड़ता है तो हम उसको थोड़ा खींच देते हैं ना वर्णों को, तो वो हो जाती है प्लुत वर्ण। इस प्लुत वर्ण में क्या नहीं होता है, क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे संधि नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर प्लुत लग गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये होती है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में सिर्फ आपको दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ई, ऊ और ए के अंत, मतलब इससे ई, ऊ, ए से अंत होने वाले पदों में
अंत होने वाले पदों में कौन सी होती है? प्रकृति भाव, मतलब प्रज्ञा संज्ञा होती है, प्रकृति भाव संज्ञा होती है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये क्या होते हैं? द्विवचनांत होते हैं, है ना। प्रकृति भाव पदों में द्विवचन, ठीक है, द्विवचन लगा होता है। ठीक है, तीसरी भाव आपने इसमें से क्या याद रखना है? तीसरी चीज हमको इसमें कह रहे हैं प्लुत वर्ण की। प्लुत मतलब ये इसका साइन होता है, प्लुत, ठीक है ना। तो प्लित वर्णों की क्या नहीं होती? संधि नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? प्रकृति भाव संज्ञा। ठीक है, जो किस में आती है? जो स्वर संधि में ही मानी जाती है, इसको स्वर संधि में ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग से, हालांकि पर रूप और पूर्व रूप संधि हम अलग पढ़ रहे हैं, परंतु अभी आपके कोर्स में 11th तक, 12th तक, इवन 9th 10th में भी ये चीज़ें आई हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दिया क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने प्रकृति भाव संधि समझ ली। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।